नहीं राघव, प्लीज अब नहीं, इस बार नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्यों नहीं श्रेया, देखो तुम मेरी मजबूरी समझो, मैं उससे वादा किया है। बाढ़ में गया तुम्हारा वादा राघव, यह कौन सा वादा है? तुमने मुझसे पूछ के यही वादा किया था। राघव, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिससे अपने ही बच्चे से तकलीफ हो रही है। तुम उसे दुनिया में आने से पहले ही मार रहे हो। एक बार तो हो गया, अब दोबारा किसी कीमत पर नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। श्रेया प्लीज मेरी बात समझो। सरिता बार बार मुझे ताने दे रही है जब से उसे पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो। राघव, जब तुम्हें इतना ही डर था अपनी बहन से, अपनी माँ से, तो तुमने शादी क्यों की? शादी की तो बच्चा होना आम बात है। जब तुम्हें तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं चाहिए था तो क्यों तुमने शादी की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी माँ बहन के चक्कर में पूरी जिंदगी घुट घुट के मरूंगी, बार बार दवाई खाते रहूंगी। नहीं राघव, अब बस बहुत हो गया। अब मैं किसी भी कीमत पर कोई दवाई नहीं खाने वाली, नहीं मारने वाली अपने बच्चे को, चाहे उसके लिए मुझे यह घर, यह परिवार और तुम्हें तक छोड़ना पड़े। श्रेया पागल मत बनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा ना। तुम अकेले कहाँ हो राघव? तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, उनकी जिम्मेदारी है, रहो तुम उनके साथ। नहीं श्रेया प्लीज मेरी बात को समझो। देखिए बिना श्रेया, प्लीज राघव तुम चले जाओ, अभी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज जाओ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए उसने राघव को कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा अंदर से बंद करके रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राघव को क्या हो गया है। ऐसे कैसे किसी के कहने पर वह अपने ही बच्चों को कोख में ही मार सकता है, और किसी उसकी माँ है जो अपने ही कुल का नाश करने पर तुली है, और कैसी उसकी बहन है जो अपने ही भाई का घर बसता हुआ नहीं देख सकती, उसके बच्चों को नहीं देख सकती। यह तो दुनिया में बहुत ही अजूबे वाली बात है जो यहाँ मेरे साथ हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो कोई भी मेरा बच्चा नहीं चाहता? राघव तो ठहरे सीधे साधे, माँ के वक्त माँ की बातों पर कभी भी सवाल उठाना नहीं है। राघव को जितना उसकी माँ सुलझना कहती थी उतना ही वह करता था। यहाँ तक कि ससुराल में बैठी राघव की बहन सरिता भी अपना हुक्म राघव पर चलाती थी, जबकि राघव से वह 3 साल की छोटी थी। फिर भी राघव की शादी से पहले ही सरिता की शादी हो गई थी और उसके 5 साल के अंदर ही 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन इन 5 सालों में अभी तक राघव की शादी हुई नहीं थी। जब अगल बगल वाले पड़ोसी गांव वाले सब राघव की शादी के बारे में बार बार सुलोचना जी से पूछने लगे तो सुलोचना जी अभी 1 साल पहले जाकर राघव की शादी की ताकि लोगों का मुंह बंद कर सके, और इतनी मुश्किल से जब शादी हुई तो अब बच्चे नहीं चाहती। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह थी? कोई ना कोई बात तो जरूर थी जो बार बार श्रेया के दिमाग में घूमती रहती थी। राघव से कुछ पूछती तो राघव कभी उसे कुछ बताता नहीं। सुलोचना की और सरिता से वह पूछने नहीं चाहती। आखिर वह पता लगाए तो लगाए कैसे? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए श्रेया पागल हुई जा रही थी। आखिर उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल था। आखिर क्यों सुलोचना जी और सरिता नहीं चाहती कि राघव कभी बाप बने, उसके बच्चे हो? 1-2 बार उसने जब राघव से बात करने की कोशिश की तो राघव ने साफ साफ मना कर दिया। देखो श्रेया, तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सरिता जब दूसरी बार माँ बनने वाली थी तो वह माँ से बार बार रो रो कर अबॉर्शन कराने के लिए कह रही थी,
वह बार बार कह रही थी, माँ उसको अबॉर्शन करवा दो, वह दूसरा बच्चा नहीं चाहती, क्योंकि उसके पति नौकरी छोड़कर घर पर ही बैठ गए थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। इसीलिए सरिता 2 बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। तो बाद में ही सरिता से बोल दिया था कि सरिता चिंता क्यों करती हो, तू अपना बच्चा पैदा कर, मैं हूं ना, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे पास। नहीं भैया, अगर गलती से भी लड़की निकल गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह नौकरी छोड़कर बैठ गए हैं, घर कमाने का नाम नहीं ले रहे, मैं कैसे उसकी जिंदगी भर पालूंगी, कैसे रखूंगी उसकी शादी। देख, अगर तुझे लगता है कि लड़की हो जाएगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर लड़की हो गई तो मैं उसे गोद ले लूँगा। चलो चलो भैया, रहने दो, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कल को जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो सब भूल जाओगे। अभी तो आप मुझे बस आने के लिए कह रहे हो ना, ताकि मैं बेटी पैदा करके बैठ जाऊं। देख सरिता, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने बच्चे ही नहीं पैदा करूँगा। अब वह चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं आज से ही उसे गोद ले लिया। मेरा जो कुछ भी है सब उसी का रहेगा। अब तो तू शांत रहे, अब तो तू उसकी जान मत ले। बहुत समझाने के बाद सरिता मान गई और दोबारा से उस सच में लड़की हो गई। जैसे ही लड़की हुई उसने तुरंत मुझे फ़ोन करके कहा, भैया मैंने मान किया था कि आपने ज़बरदस्ती यह बच्ची पैदा करवाई, अब आप ही संभालो इसे। आज के बाद यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी, जब से आप ही इसके माँ बाप हो। आपने बोला था ना? हाँ मैंने बोला था, मुझे सब याद है, तू चिंता मत कर। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन शादी के बाद सरिता के मन में डर बैठ गया। बस इस बात को लेकर सरिता बार बार मुझे ताने देती है, इसीलिए मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। सच में अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं उसके आगे उसके बच्चों को, सरिता के बच्चों को नहीं देख पाऊंगा। बस इतनी सी बात है, अगर तुम मुझे समझ लो तो मेरा साथ दे दो। नहीं राघव, मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं समझना है, यह कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, तुम्हें पालना है तो तुम उसके बच्चों को भी पालो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम अपने बच्चे ना पैदा करोगे। खर्ची दिखते हैं, तुम एक ही की क्यों दोनों के देख लो। लेकिन यह कौन सी बेवकूफ़ी है कि तुम अपने बच्चे ही पैदा नहीं करोगे। बस इसी बात को लेकर रोज़ बहस होती आ जा रही थी। जब से श्रेया माँ बनने वाली है, जिस दिन से सबको पता चला कि श्रेया माँ बनने वाली है, उस दिन से लगभग यह रोज़ का ही हो गया था। राघव के साथ साथ सुलोचना जी भी जाने क्यों श्रेया को दवाई खिलाने के चक्कर में पड़ी रहती थी। राघव का तो समझ में आता था श्रेया को, लेकिन सुलोचना जी का उन्हें क्या हो गया है, वह क्यों अपने पोते पोतियों को नहीं देखना चाहती। राघव की बात में श्रेया को कोई भी दम नहीं लगता था। उसे शक हो रहा था कि ज़रूर बात कुछ और है। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपने पोते पोतियों को क्यों मरवाना चाहेगा। अब श्रेया को पूरी बात जाननी थी। उसे पक्का विश्वास था कि बात कुछ और ही है, क्या है जिसका पता लगाना है, और उसके लिए उसे सबसे ज़्यादा सुलोचना जी के पास ही रहना पड़ेगा। श्रेया अपने बच्चों की खातिर एक बार फिर से खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सुलोचना जी के साथ आसपास ही बिताने लगी। फिलहाल तो राघव और श्रेया में बातचीत बंद थी। 2 दिन के बाद एक दिन जब राघव ऑफिस जा रहे थे तो सुलोचना जी ने कहा, बेटा ज़रा अपने फ़ोन से सरिता को फ़ोन लगा कर देना, 2-3 दिन से बात नहीं हो पाई है उसे, और मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है। माँ मैं लेट हो रहा हूँ, आप एक काम करता हूँ, मैं आपका फ़ोन ऑफिस जाकर रिचार्ज करवा देता हूँ, तब तक आप श्रेया के फ़ोन से बातें कर लो। कहते हुए राघव चले जाते हैं। सुलोचना जी श्रेया के पास आकर कहती हैं, बहू ज़रा सरिता को फ़ोन लगा कर देना।
श्रेया ने फोन लगाकर तो दे दिया। उसे लगा कि सुलोचना जी यहीं बैठकर बातें करेंगी, लेकिन वह फोन लेकर तुरंत अपने कमरे में चली गई और बड़े ही धीरे धीरे सरिता से बातें करने लगी। इधर सरिता को बेचैनी होने लगी। उसे माँ बेटी की बातें सुननी थी, लेकिन कैसे? अब वह सुलोचना जी के कमरे में तो जा नहीं सकती थी। अपना दिमाग दौड़ाने लगी। आखिरकार उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वह तुरंत सुलोचना जी के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी 1 मिनट फ़ोन दीजिए, लगता है मेरा नेट ऑन है। सुलोचना जी ने जैसे ही फ़ोन दिया तो श्रेया ने नेट बंद करने के बहाने रिकॉर्डिंग ऑन करके सुलोचना जी को फ़ोन देकर चली जाती है। सुलोचना जी को यह स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बटन वाले फ़ोन ही यूज़ करती थी, इसीलिए श्रेया की चालाकी वह समझ नहीं पाई और करीब 1 घंटे तक फ़ोन पर बातें करती रही। इधर श्रेया टीवी खोलकर बैठ गई थी, लेकिन उसका टीवी में ज़रा भी मन नहीं लग रहा था। वह बार बार माँ जी के कमरे की ओर देखते ही कब कि माँ जी बाहर निकले और फ़ोन उसके हाथ में आए। थोड़ी देर बाद जैसे सुलोचना जी बाहर आती हैं, श्रेया फ़ोन लेकर अपने कमरे में जाती है और रिकॉर्डिंग ऑन करके जैसे ही सुनती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हैरान हो गई थी श्रेया। फ़ोन पर सुलोचना और सरिता से कह रही थी, अरे बेटा, अब तुझे क्या ही बताऊं, 3 दिन से राघव पीछे पड़ा है उसके, दवाई खा ले, दवाई खा ले, लेकिन वह दवाई खाने को तैयार ही नहीं है। पिछली बार तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, उसने दवाई खा ली थी, लेकिन इस बार लगता है उसे कुछ भनक पड़ गई है कि क्या हो गया है। बिल्कुल ही दवाई खाने के लिए राजी नहीं है। अब मैं बार बार बोलकर खराब नहीं बनना चाहती। भाई, गांव की औरतें भी आती रहती हैं, सबसे बात भी करती है। कहीं अगर सबको बता दी मेरे बारे में तो फिर समझ में मेरी बेइज्जती होगी। इसीलिए तो मैं बार बार राघव से बोल रही हूँ। वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जाने नौटंकीबाज को क्या हो गया है, बिल्कुल ही दवा खाने को तैयार नहीं है। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? दवा कैसे नहीं खाएगी? आप लोग ज़बरदस्ती करो उसे। अगर उसने दवाई नहीं खाई और धीरे धीरे टाइम ऊपर हो गया तो फिर अबॉर्शन भी नहीं होगा। फिर बच्चा करवा लेना, छोड़ देना, सब कुछ कर देना उसके नाम। अरे बेटा, कौन उसके नाम कुछ करना चाहता है? अगर मुझे सब कुछ उसके नाम करना होता तो मैं इतनी गंवारी नहीं बनती। क्या कई साल से ही उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ, इसी दिन के लिए, सब कुछ उसके नाम करने के लिए। तू चिंता मत कर, फिलहाल मैं कुछ करती हूँ। माँ, आपसे कुछ नहीं होगा, आप भैया को बोलिए। भाभी अगर ऐसे दवाई नहीं खा रही तो किसी चीज़ में मिलाकर दवाई खिला दें, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। हाँ रुको, मैं उसको बोलती हूँ। ऐसा ही करने के लिए चल चल, मैं बाद में बात करती हूँ। आज राघव मेरा फ़ोन रिचार्ज कर देगा, फिर मैं तुम्हें कल फ़ोन करके बताती हूँ। माँ बेटी की बातें सुन श्रेया जैसे पागल हो गई थी। अब इस घर में श्रेया किसी के हाथ से पानी तक नहीं पी सकती थी, क्योंकि अब उसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। जैसे तैसे श्रेया अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब राघव घर आता है तो सुलोचना जी राघव को अपने हाथों से चाय बनाकर देती हैं और राघव से कहती हैं, बेटा, इसमें दवाई डालकर श्रेया को पिला दो। जब वह कड़वाहट के बारे में पूछेगी तो बता देना कि चाय पत्ती इस बार बदल के दूसरी लाई है, इसका स्वाद ही ऐसा है। राघव जैसे चाय लेकर श्रेया के पास जाता है, श्रेया समझ जाती है इससे पहले तो कभी भी सुलोचना जी उसे चाय बनाकर नहीं दी हैं। अगर उसने फ़ोन पर सारी बातें नहीं सुनी होती तो शायद वह चाय भी पी लेती, लेकिन भगवान का शुक्र था कि उसने सारी बातें सुन ली थी और वह चाय उठाकर राघव के सामने तुरंत फेंक देती है और चीखते हुए कहती है, राघव,
तुम्हारी कोई भी चालें मेरे आगे नहीं चलेंगी। मुझे पता है इस चाय में तुमने दवाई डाली है ना। निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। तुम मेरी आंखों के सामने भी मत आओ। तुम जब भी आते हो मेरे बच्चे को मारने का प्लान करके ही आते हो। कहते हुए दोबारा से वह फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वह जानबूझकर राघव से दूर रहती है। रात को भी उसे कमरे में आने नहीं देती थी। अब इस घर में उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था। अगले दिन भी राघव के ऑफिस जाने के बाद ही श्रेया कमरे से बाहर निकलती है और सबसे पहले उसने सुलोचना जी का फ़ोन साइलेंट करके छुपा देती है। उसे पता था कि राघव के जाने के बाद सुलोचना जी या तो बेटी से बातें करेंगी या बेटी का फ़ोन आएगा। अब वह अपना फ़ोन लेकर टीवी देखने के बहाने हॉल में बैठ गई और बार बार नज़रें फ़ोन पर ही जा रही थी। अब उसे बेसब्री से सरिता के फ़ोन का इंतज़ार था। करीब आधे घंटे के बाद सरिता का फ़ोन आ जाता है। वह फ़ोन सुलोचना जी को दे देती है। माँ जी, दीदी का फ़ोन आ रहा है। तुम्हारे पर आ रहा है? बहू, मैं अपना फ़ोन कब से ढूंढ रही हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तब तक आप मेरे फ़ोन से बात करिए, मैं आपका फ़ोन ढूंढ के लाती हूँ। कहते हुए दोबारा से वह रिकॉर्डिंग ऑन करके चली जाती है। फ़ोन ढूंढने के बहाने चली जाती है। सुलोचना जी फिर अपने कमरे में जाकर करीब 1 घंटे तक सरिता से बातें करती हैं और श्रेया बाहर टीवी देखने के बहाने बैठी सुलोचना जी के निकलने का इंतज़ार करने लगी। आखिर उसे आज की भी बातें जो सुननी थी, उसे जानना था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आज बात बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। जैसे जैसे बातें लंबी होती वैसे वैसे श्रेया का दिल भी धड़क रहा था। आखिरकार सुलोचना जी बाहर निकलती हैं और श्रेया से कहती हैं, बहू, मेरा फ़ोन मिल गया क्या? जी माँ जी, आपका फ़ोन सोफ़े के नीचे गिर गया था, इसीलिए इसका बटन कोई दब गया था जिससे फ़ोन साइलेंट हो गया था। अब मैं सही कर दिया है। कहते हुए उसने सुलोचना जी का फ़ोन पकड़ा दिया और अपना फ़ोन लेकर भागती हुई कमरे में गई। इस बार तो उसने जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करके सामने से सरिता अपनी माँ पर गुस्सा हो रही थी। माँ, क्या कर रही हो? बिल्कुल ही अक्ल नहीं है, ऐसे कैसे बेचारी बनी पड़ी हो? वह 4 दिन की आई हुई आप दोनों पर भारी पड़े जा रही है। आप लोगों को एक लड़की संभाली नहीं जा रही है। एक दवाई नहीं मिला के पिला सकते हो आप लोग? अगर ऐसा ही रहेगा तो इस बार अगर भैया का बच्चा हो ही जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करती है? अभी टाइम है, तीसरे महीने में भी ये हो सकता है। अभी 3 पूरा नहीं हुआ है, तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ ना कुछ। और ऐसे कैसे? कुछ मैं उसके बच्चे के नाम कर दूंगी। बर्बाद ऐसे कैसे कर दूंगी मैं? बेटा, मैं डायरेक्ट तो सब कुछ तुम्हारे नाम नहीं कर सकती ना, इसीलिए मुझे दुनिया को दिखाने के चक्कर में उसे अपना बेटा मारना पड़ा। नहीं तो कौन ऐसे सौतन के बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएगा? अरे मैं तो बस दिखाने के लिए उसे प्यार करती हूँ, उसे बेटा बनाई हूँ। अरे मैं तो उसकी शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह गांव समाज चैन से रहने भी नहीं देता। इतना पीछे पड़ गया कि मुझे मजबूरी में उसकी शादी करनी पड़ गई। शादी तो हो गई, ठीक है, लेकिन अब बच्चा तो पैदा नहीं करने दूंगी। इस बार यह बच्चा गिर जाए, मैं खुद राघव को बहकाकर बिना श्रेया को बताए उसकी नसबंदी करवा दूंगी। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर देखती हूँ यह श्रेया कितना उछल कूद करती है। फिर मजबूरी में से तुम्हारे बच्चे को गोद लेना ही पड़ेगा, और जब एक बार तुम्हारा बच्चा इसने गोद ले लिया तो फिर सारी जायदाद तो तुम्हारी होगी ना। बेटा, यह सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। देख लो माँ, ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है। फिलहाल तुम फ़ोन रखो, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ।
एक बार फिर से फ़ोन कट जाता है, लेकिन इस बार पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद श्रेया को कहीं ना कहीं अपने सवालों का जवाब मिल गया था। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे थे। सोतन का बेटा, यह बातें बार बार श्रेया के कानों में गूंज रही थी। अब उसे राघव का बेसब्री से इंतजार था। शाम को जैसे ही राघव घर आता है, श्रेया उसका हाथ पकड़ के तुरंत कमरे में ले जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर अपने सिर पर हाथ रखकर राघव से कहती है, राघव, आप चाहते हो ना मैं ये बच्चा गिरा दूं? मैं बिल्कुल गिरा दूंगी, लेकिन आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? राघव, आप सच सच बताइए, माँ जी आपकी सगी माँ हैं या नहीं? नहीं श्रेया, माँ मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती हैं। जब मैं 1 साल का था तभी मेरी माँ बीमारी में ही चल बसी। तब से इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मेरे नसीब में माँ बाप दोनों में से एक का ही प्यार लिखा था। इसीलिए जैसे ही सरिता हुई, वह 6 महीने की ही थी, तब पापा भी गुजर गए। तब से माँ अकेले ही हम दोनों को पाल रही हैं। इतना बड़ा धोखा राघव, आज तक आपने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं? लेकिन अब सारी बातें श्रेया के सामने हो गई थी। वह समझ गई थी कि आखिर क्यों सुलोचना जी नहीं चाहती हैं कि राघव का बच्चा हो, क्योंकि उनकी नज़र इस पूरी प्रॉपर्टी पर है जो वह अपनी बेटी के नाम करना चाहती थी। राघव को दिखाने के लिए समाज की नज़रों में अपना बेटा मानती थी, लेकिन असल में राघव का कभी नहीं चाहती थी। उनका दूसरा बेटा नहीं हो पाया, इसीलिए ले देकर उनकी बेटी सरिता थी और वह सारी अपनी प्रॉपर्टी सरिता के नाम करना चाहती थी। सीधे तरीके से करती तो समाज की बातें सुनाई पड़ती, समाज की नज़रों में गलत साबित हो जाती। इसीलिए इतनी बड़ी साजिश करके सारा कुछ सरिता के नाम करना चाहती थी। इतनी बड़ी प्लानिंग कि समाज की नज़रों में वह अपनी सारी प्रॉपर्टी राघव के नाम करके एक अच्छी माँ होने का खिताब भी जाए और राघव का बच्चा पैदा ना करके बेटी का बच्चा गोद लिया जाए, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, जिससे सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के पास चली जाए। यह तो वही बात होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतना बड़ा धोखा, और राघव बेचारा सीधा साधा वह इन दोनों माँ बेटी की बातों को समझ नहीं पाए। लेकिन अब सब कुछ श्रेया के सामने साफ था। उसने राघव से कहा, राघव, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। एक बार आप सब कुछ सुन लो, इसके बाद जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। राघव विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जो कुछ भी सुना उसे झूठा लगने लगा। पागल हो गया था वह, क्योंकि वह सुलोचना जी को अपनी सगी माँ मानता था। सुलोचना जी उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद राघव के चेहरे पर अलग ही भाव दिखने लगे थे। गुस्से में वह पागल हुए जा रहा था। आज पहली बार श्रेया ने राघव का ऐसा रूप देखा था। राघव श्रेया का हाथ पकड़ा और फ़ोन की रिकॉर्डिंग लेकर सुलोचना जी के पास जाता है और सारी रिकॉर्डिंग ऑन करके सुलोचना जी के आगे रख देता है। सारा सच सुनने के बाद सुलोचना जी को काटो तो खून नहीं था। उन्हें ऐसा लगा धरती फट जाए और वह यहीं की यहीं उसी में समा जाए। उनकी हालत देखने लायक थी। फिलहाल राघव ने उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा, माँ, अगर आपकी नज़रों में मैं सौतेला ही था तो आप इस समय मेरा गला क्यों नहीं घोंटती जाती? तकलीफ़ है आज हो रही है, उतनी तकलीफ़ मुझे उस समय नहीं होती। मैं तो आपको दिल से अपनी माँ मानता था। आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। मैं अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो आप ले लेती। कौन सा मैं आपसे प्रॉपर्टी मांगी थी? लेकिन कहीं आपको तो दुनिया के सामने भी अच्छा बनना था। सच कहते हैं लोग, अपनी माँ अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आखिरकार दिखा दिया ना आपने अपना सौतेलापन। आपने आपको यह प्रॉपर्टी
चाहिए थी ना, इसके लिए आप मेरे बच्चों को मारने पर उतारू थी। मेरे ही हाथों मेरे बच्चों को मरवा रही थी। इस दुख से प्रॉपर्टी के चक्कर में आप मेरा नाश करवा रही थी और मैं कुछ और ही सोच रहा था। आपकी हाँ में हाँ मिलाना था, लेकिन अब वो नहीं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे घिन आ रही है आपकी सोच से, आपके साथ से, आपके साय से। मैं यह घर अभी के अभी छोड़कर जा रहा हूँ। आपको यह घर, यह प्रॉपर्टी आपकी बेटी को मुबारक हो। आज के बाद मैं आप दोनों के लिए मर गया हूँ। कहते हुए श्रेया को लेकर राघव घर छोड़कर चला जाता है अपनी एक नई दुनिया बसाने। श्रेया खुश थी अपनी इस दुनिया में। यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उसके बच्चों की जान के पीछे पड़ा हो। वह अपनी छोटी सी ही दुनिया में खुश थी और घर छोड़ने के 7 महीने बाद ही श्रेया की गोद में एक छोटा प्यारा सा मासूम सा छोटा सा राघव खेल रहा था।